COP 5 स्टैंडर्ड। इसमें क्या बात की जाएगी? इसमें बात की जाएगी CPR। CPR समझते हैं? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी हो हमारा CPR का। उस पॉलिसी में किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ को अवेयरनेस होना चाहिए CPR की। यानी कि स्टाफ, सारे ही हॉस्पिटल के स्टाफ को BLS ट्रेनिंग तो होना ही चाहिए, सबको BLS ट्रेंड होना चाहिए। सो दैट कि किसी भी एरिया में अगर कोई कार्डियक अरेस्ट होता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट सर्विसेज तो उसको इमीडिएटली स्टार्ट हो जाना चाहिए। नाउ, जब भी किसी पेशेंट को CPR होगा तो कौन टीम रिस्पॉन्स करेगी, क्या कोड अनाउंस होगा, तो अगेन इसके लिए भी आप कोड कोई भी बना सकते हो। जैसे जनरली कोड ब्लू इसमें चलता है कि कार्डियक अरेस्ट के लिए कोड ब्लू करते हैं जनरली हॉस्पिटल में। तो कोड ब्लू आपका कोड हो गया मान लीजिए। अब कोड ब्लू अनाउंस हुआ तो कौन रिस्पॉन्स करेगा, वो टीम हमारी डिफाइंड होनी चाहिए कि कौन कौन मेंबर हैं जो रिस्पॉन्ड करेंगे। वो टीम मेंबर्स की क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो वो BLS, ACLS, और अगर NICU है या PICU है तो PALS फॉर PICU, NALS फॉर न्यूनेटल। यानी कि अगर आपके पास PICU और NICU भी है तो PALS और NALS सर्टिफाइड स्टाफ या ट्रेन्ड स्टाफ तो होना ही चाहिए किसी सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर से, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट है कि जो टीम बनाएंगे वो कौन होगा, उस टीम में आप किस किस मेंबर को रखेंगे। तो आप जनरली उसी मेंबर को रखेंगे जो ट्रेंड है, जिसने ट्रेनिंग ली हुई है CPR की। दूसरी चीज, इस टीम का रोल डिफाइन होगा, मतलब हर मेंबर का रोल पता होगा उसको कि किसको क्या करना है। जनरली क्या होता है, CPR का ड्रिल किया, कोड बिल अनाउंस किया, टीम 4-5 लोग पहुंच गए, अब अपनी प्रेजेंस दिखा दी। ये तो कोई यूजलेस चीज हो गई ना, कोई यूज है इसका? जब तक रोल डिफाइंड नहीं होगा, पता नहीं होगा किसको क्या करना है, तो यही होने वाला है। इसीलिए CPR ड्रिल्स में कई बार NABH की टीम आती है, वो ड्रिल्स कराती है और उसमें फेल हो जाती है क्योंकि रोल ही डिफाइन नहीं होता। वो पूछते हैं हाँ जी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पता ही नहीं होता। तो रोल पहले डिफाइन कर लो कि वो जो टीम को हम बुलाने वाले हैं वो टीम में से किस मेंबर को क्या करना है। ये जब आपने एक बार डिफाइन कर दिया उसके बाद ही आप ड्रिल करें। तो कोड ब्लू की भी आपको एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर लिए, ड्रिल का एक कोई कैलेंडर आप बना सकते हैं कि हम इस वाली ड्रिल को हर 6 महीने में करेंगे, इस वाली ड्रिल को हम हर 4 महीने में करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, जो भी आप फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। मिनिमम 6 मंथ तो है ही हर ड्रिल को करने के लिए कि हर 6 मंथ में एक बार ड्रिल हो जानी चाहिए। लेकिन आप कोड ब्लू एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप इसको क्वार्टरली भी ड्रिल का शेड्यूल बना सकते हैं। तो टीम को आपने जब रोल डिफाइन कर दिए कि किसको क्या करना है, तब आप ड्रिल करिए। और जब ड्रिल होगा तो ड्रिल में क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास CPR का इवेंट नोट डाउन करने का फॉर्म होना चाहिए। इसको CPR फॉर्म भी कहते हैं। CPR या कोड ब्लू इवेंट
फॉर्म। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है कि जो हमने टीम को ट्रेनिंग दी थी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की थी, वो उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, टाइमली पहुंच पा रहे हैं या नहीं, इक्विपमेंट जो साथ में लाने हैं, जैसे आपका मान लीजिए क्रैश कार्ट है या आपने कोई जंप किट बनाई हुई है, वो लेके उस एरिया में पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, कोई उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहा है नहीं कर रहा है, इवेंट को कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है नहीं कर रहा है, आप तो ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन टीम में ही आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी दी होगी ना कि आपको इस इवेंट को, कोड ब्लू इवेंट को डॉक्यूमेंट करना है, रिकॉर्ड करना है, किसने मेडिसिन दी, कितने सीपीआर दिया, क्या दिया, वो सब रिकॉर्ड आपको हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है। और अगर ऑब्जर्वेशंस में कुछ भी आपको नेगेटिव फाइंडिंग्स मिलती हैं, लेट पहुंचना टीम का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से ना फॉलो कर पाना, इक्विपमेंट ना लेके आना, डॉक्यूमेंटेशन ना करना, या कोई और इशू आपको नोट डाउन होता है, तो आपको उसको रिकमेंड करना है, उसको गाइडलाइन बताना, उसको बताना है कि क्या उससे एक्सपेक्टेड है, यानी कि पोस्ट इवेंट एनालिसिस करेंगे आप। इवेंट हो गया, आपको बीच में नहीं किसी को टोकना है कि आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो वो यूजलेस है, बेकार है। आपको पहले ट्रेंड करना है, ट्रेंड करने के बाद उनको बताना है कि क्या क्या आपको करना है, वो बताने के बाद आपको ड्रिल करना है, ड्रिल में आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या वो सारी चीजें जो आपने समझाई थी, जो प्लान बनाया था, जो सीपीआर की पॉलिसी बनाई थी कि क्या क्या इक्विपमेंट आएंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, जो टीम बनाई, जो इक्विपमेंट बनाए, वो सब चीजें एज पर प्रोटोकॉल, एज पर पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो नहीं हो रही है तो आप उसको इवेंट होने के बाद एक एनालिसिस करेंगे, पोस्ट इवेंट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, विद इन टाइम फ्रेम, एक उसका कोई टाइम फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं कि आप 48 आवर्स के अंदर करोगे, 24 घंटे में करोगे, या विद इन वीक करोगे, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, उसमें आप मॉक ड्रिल में तो आप मॉक ड्रिल सिचुएशन हो या एक्चुअल सिचुएशन हो, दोनों ही केस में आपको ये चीज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, पोस्ट इवेंट एनालिसिस करेगी, और उसके बेसिस पे जहां पर भी नेसेसरी एक्शन लेने की जरूरत है, अगेन कापा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, वो एक्शन हमें लेने होंगे, राइट। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन की बात, टीम की बात, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। अब जो मैंने बात करी क्रैश कार्ड की, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। एक तो क्रैश कार्ड जो है वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म का तो मतलब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, COP 1 में। इस क्रैश कार्ड में आपको पेड्स और न्यूनेट्स के भी इक्विपमेंट और मेडिसिन का ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब वो भी अवेलेबल हो। क्रैश कार्ड जो है वो जितने भी एरियाज में आपने रखा हुआ है, कितने एरिया में रखना है हम वो भी बात कर लेते हैं। जहां पर भी आप कोई प्रोसीजर करते हैं वहां क्रैश कार्ड होना जरूरी है, जैसे आपका एंडोस्कोपी हो गया, OT हो गया, आपका रेडियोलॉजी यूनिट है, इवन OPDs, इन एरियाज में भी आपकी क्रैश कार्ड की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। क्रैश कार्ड की आपकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट भी होगी, किस लिए कि जो आपने क्रैश कार्ड में मेडिसिन रखी है या जो इक्विपमेंट आपने डिफाइन किए हुए हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, वो उतनी ही मात्रा में अवेलेबल है, फंक्शनिंग है, ड्रग जो है वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया, क्वांटिटी उसकी मेंटेन्ड है कि नहीं है, ठीक है। जैसे उसमें लैरिंगोस्कोप है आपका, अब कई जगह हम जाते हैं देखते हैं कि अच्छा लैरिंगोस्कोप चालू करके देखा ना, बैटरी खत्म हो गई है, तो बैटरी का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको एक चेकलिस्ट डेवलप करनी पड़ेगी कि कोई चीज उसमें खराब ना हो जाए, क्वांटिटी कम ना पड़ जाए। यूनिफॉर्म रहेगा क्रैश कार्ड, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब सिंपल समझ लीजिए
कि आपका ओटी में एक क्रैश कार्ट है, एक आईसीयू में क्रैश कार्ट है, एक आपका इमरजेंसी में क्रैश कार्ट है, एक आपका सीटी स्कैन रूम में क्रैश कार्ट है। मान लीजिए 4 क्रैश कार्ट है आपके पास इन एरिया में। ओपीडी में भी आपके मान लीजिए क्रैश कार्ट है। तो जो मेडिसिन का जो स्टोरेज होगा वो सिमिलर होगा सब जगह। जैसे अगर फर्स्ट बॉक्स में या फर्स्ट ड्रॉअर में मैंने एड्रेनलिन रखी हुई है, तो सारे क्रैश कार्ड में फर्स्ट बॉक्स में एड्रेनलिन ही होना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्टाफ इमरजेंसी केस में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको ढूंढने में टाइम ना लगे। इमरजेंसी का मतलब ही क्या है? इमरजेंसी का मतलब है इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इन अर्ली ट्रीटमेंट। तो अर्ली ट्रीटमेंट में हमें ये सब इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी कारण की वजह से ट्रीटमेंट में डिले ना हो। ये समझ गए आप? तो मेडिकेशन का स्टोरेज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की ध्यान रखने की, जो हम आगे भी बात करेंगे, लासा, हाई रिस्क ड्रग, इनकी मार्किंग भी होना चाहिए क्रैश कार्ड में। अब ये लासा हाई रिस्क ड्रग को डिटेल में हम आगे एमओएम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी इतना समझ लीजिए कि इसकी मार्किंग होना चाहिए। इन क्रैश कार्ड की अवेलेबिलिटी किस किस एरिया में होना चाहिए वो डिफाइंड होना चाहिए। सीपीआर की ड्रिल करना है, ड्रिल के बाद उसको पोस्ट इवेंट एनालिसिस करनी है, और एक्चुअल सिचुएशन में भी पोस्ट इवेंट एनालिसिस करनी है। कार्डियक अरेस्ट डेटा कलेक्शन फॉर्म करके फॉर्म आप डेवलप कर सकते हो, उसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? और इस टीम का, और इसके लिए आप एक कमेटी भी बना सकते हो जिसको हम कोड ब्लू रिव्यू कमेटी, या कुछ जगह इसको सीपीआर कमेटी भी बोलते हैं। क्या है ये सीपीआर कमेटी? सबसे पहले तो जो भी कोड ब्लू के बारे में निर्देश हैं वो कमेटी देगी। कितने इक्विपमेंट रखने हैं, कितनी मेडिसिन रखनी है, कौन कौन सी मेडिसिन रखनी है। तो जो आपकी क्रैश कार्ड की चेकलिस्ट बनेगी वो अप्रूव्ड कहां से होगी? इस कमेटी के द्वारा। जब भी कोई इवेंट होगा उस इवेंट में एनालिसिस करना, क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, वो डिसीजन किसका होगा? कोड ब्लू रिव्यू कमेटी का। इसका चेयरमैन कौन होगा? तो इसका चेयरमैन प्रीफरेबली एनेस्थेटिस्ट हो, फिजिशियन हो सकते हैं इसमें, ठीक है? एनेस्थेटिस्ट इसलिए प्रीफर किए जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। उनके डेली रूटीन में ये सब चीजें उनको काम आती हैं, तो उनको ज्यादा अवेयरनेस होती है सीपीआर के बारे में। उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना आता ही आता है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया देते हैं ना पेशेंट्स को। तो कभी कभी एनेस्थीसिया का इफेक्ट थोड़ा लंबा हो जाता है, तो रिकवर करने के लिए उनको कई बार सीपीआर फॉलो करना पड़ता है। तो एनेस्थेटिस्ट हो तो बेटर है, बेस्ट है आपकी टीम में। इवन आपकी जो रिस्पॉन्स टीम है उसमें भी एनेस्थेटिस्ट हो तो परफेक्ट। अगर नहीं है, जैसे आपका सेटअप इस टाइप का, आपका हॉस्पिटल इस टाइप का जिसमें एनेस्थेटिस्ट का कुछ काम ही नहीं होता है, तो अब आप बाहर से तो बुलाओगे नहीं। कोड ब्लू टीम कोड कार्डियक अरेस्ट हो गया, हाँ जी बाहर से डॉक्टर आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वो आपका हो सकता है ऑन कॉल बेसिस पे हो, तो उस केस में आप किसी फिजिशियन को, किसी और डॉक्टर को भी इसका इंचार्ज कमेटी का और कोड ब्लू रिस्पॉन्स टीम का बना सकते हो। और इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो भी होगा वो बीएलएस, एसीएलएस और एच पर एरिया, पीआईसीयू अगर एप्लीकेबल है तो, एनआईसीयू अगर एप्लीकेबल है तो, इसके लिए पाल्स, नाल्स ट्रेंड स्टाफ होगा, राइट? तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या है वो समझ लीजिए। ये बहुत जरूरी है कि जो आप सीपीआर के बारे में अवेयर कराएं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो सीपीआर के प्रोटोकॉल हैं
वो आप गाइडलाइंस सीपीआर की ज्यादातर AHA बनाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उसकी साइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो या आप कोई और साइट का यूज कर सकते हो, वो आपको डिस्प्ले करना है। मेनली ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी, इन एरिया में तो लगाना ही लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है। इसके अलावा आप बाकी वार्ड वगैरह में और थ्रू आउट द हॉस्पिटल डिफरेंट नर्सिंग स्टेशन के पास, लोकेशन के पास आप एज पर रिक्वायरमेंट BLS, जहां पर क्रिटिकल एरिया वहां पर ACLS का फ्लो चार्ट या प्रोटोकॉल्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं, सो दैट स्टाफ कैन रीड, जब यहां वहां घूम रहा हो उस टाइम स्टाफ उसको पढ़ सके। ठीक है। और अगर PICU है आपके पास तो उस PICU में आपको पाल्स के प्रोटोकॉल डिस्प्ले करना है, और अगर NICU है तो आपको नाल्स के प्रोटोकॉल इस एरिया में डिस्प्ले करना है। बाकी एरिया में वार्ड है तो BLS, क्रिटिकल एरिया है तो जैसे OT, ICU, इमरजेंसी, तो वहां पर ACLS के प्रोटोकॉल आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट हो गई, यही है स्टैंडर्ड। थैंक यू।